कर्नाटक चुनाव पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप तो पूरी दुकान ही बंद करवाने पर आ गए। राहुल गांधी जी ने जो ये बोला था कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान सजाने आए हैं, पर उस दुकान में सामान कौन कौन से थे? देखिए, केरल से शुरू हुए। केरल में सबसे पहले उनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में वो शख्स सम्मिलित हुआ जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। अब देखिए, केरल में वो फादर जोसेफ के घर पे नहीं गए जिसके हाथ काट दिए गए थे। वो तमिलनाडु में प्रवेश करते हैं तो फादर जॉर्ज पुनिया के घर पे जाते हैं, उसको साथ में लेते हैं, जो कहता है कि भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि टच ना हो जाए। सोचिए, कर्नाटक में आते हैं तो उनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो वीर सावरकर के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप नफरत बोलने लगते हैं। और गुजरात जाते तो नहीं है, बगल से गुजरते हैं तो गुजरात के प्रति नफरत की प्रतीक और गांधी विद गन्स, गांधीयंस विद गन जैसी संज्ञा देने वाली मेधा पाटकर को साथ लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जनाब, ये इतने जहर बुझे सामानों के द्वारा कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे? नहीं, लेकिन फिर अगर वो ये सब करेंगे तो क्या ये समझा जाए वो ये सब करेंगे तो उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी? नहीं, देखिए, बंगला खाली करा दिया जाएगा। ये बहुत टेक्निकल मामला था जी। अब देखिए, जैसे इसके दो एंगल हैं, एक है टेक्निकल और एक है पॉलिटिकल। अगर आप टेक्निकल देखें तो न्यायालय का निर्णय आ गया। अब न्यायालय का निर्णय आ गया तो सदस्यता जाना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, अगर आपके चैनल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और किसी कारणवश उसकी अपॉइंटमेंट निरस्त हो जाता है तो फिर तो चैम्बर भी खाली करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार यदि आप कोई छात्र है जिसको कि प्रवेश मिल गया किसी विश्वविद्यालय में, अब मान लीजिए वो प्रवेश गलत पाया गया, वो रद्द हो गया प्रवेश, तो फिर छात्र छात्रावास में नहीं रह सकता, फिर तो छात्रावास भी खाली करना पड़ेगा। तो वो सांसद आवास है ना। तो इस कारण से ये पूरा टेक्निकल था। इस प्रोसेस के बाद ये इस प्रोसेस का, हाँ, अगर मॉरल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी, ये कौन सा अहंकार है? आप इंपॉर्टेंट एक बात कहूं, ओबीसी की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में ऐसा शब्द प्रयोग कर देना उस पार्टी के द्वारा जिस पार्टी ने ऑफिशियली कहा अपने नेता के बारे में कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। मान्यवर कोई दूसरी पार्टी होती तो दलितों पिछड़ों के अलंबरदारों ने देश में आग लगा दी होती। आज सब मौन साधना में चले गए और मौन साधना में जाके मुखर होते हैं तो केवल न्यायालय के ऊपर। आप सोचिए इनका एजेंडा क्या है। तो वहां पे माफी मांग लेते हैं, पर क्यों माफी मांगेंगे साहब? वो तो देश के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे, लोकतंत्र के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे साहब। माफी क्यों मांगेंगे? साहिब आलम हैं, फर्जंद अंजुमन हैं, वली अहद सल्तनत हैं। अच्छा, माफी नहीं मांगते। सुधांशु जी, 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। 10 मई को चुनाव, 13 मई को रिजल्ट। उनका यह कहना है कि बंगला खाली करवाना, आप कोर्ट से सजा दिलवाना, सदस्यता छीन लेना, यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इरादा जो है वो कर्नाटक चुनाव की तैयारी है। वैसे जिन लोगों को यह लगता है कि कर्नाटक चुनाव से राहुल गांधी जी का कोई संबंध है, तो अब आप ये देखिए, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को संयोगवश एक ही राज्य में सरकार बनी है, हिमाचल में 37,000 वोट के अंतर से, पर यही वो राज्य है जहां राहुल गांधी जी नहीं गए थे। तो आप ये सोचिए कि समस्या तो ये है कि राहुल गांधी जी के आने से कोई हमारे लिए समस्या होती हुई सोचना तो खामख्याली है। वो तो जिस राज्य में नहीं गए वहां कांग्रेस की संभावना फिर भी हो गई, और जिस राज्य में जाके जम के प्रचार कर देते हैं वहां तो सब कहानी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है आपकी पार्टी? उनको एसपीजी नहीं, जेड प्लस। आई स्टैंड करेक्ट, जेड प्लस। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं को ये सुरक्षा दी गई है, और ऐसे में तो बंगला जो है वो तो मिलता ही है। जोशी जी को मिली हुई है जेड प्लस, आडवाणी जी को मिली हुई है जेड प्लस। हाँ, देखिए, उनको सिर्फ जेड प्लस नहीं है, मैं ही बता दूं, जेड प्लस विद एएसएल। एएसएल होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी जब आप जहां जाएंगे तो वहां पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स पहुंच जाते हैं, उस पूरे जगह की सैनिटाइजिंग करते हैं, रास्ते के भी ऊपर नजर रखते हैं। ये वो सुरक्षा है जो भारत के गृह मंत्री को प्राप्त है, भारत के रक्षा मंत्री को प्राप्त है। सुरक्षा में हमने कोई कमी नहीं की। हाँ, जहां तक यह बात है कि कौन
वहां पर सुरक्षा के कारण सरकारी बंगले में रहेंगे, किनके पास अपना, इसके कई सारे कारण होते हैं निर्णय लेने के। भाई किसी के पास दिल्ली में मकान नहीं है, कोई वृद्ध ज्यादा है जिसको कि ऐसी जगह पे रहना है जहां पर कि मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल हो, तो वो विषय तकनीकी है। इसीलिए मैंने कहा ना, ये पूर्णतः तकनीकी मामला है। मगर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरा मकान कैसे कहते हैं? ये सरकारी मकान है भाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश मेरा है, पार्टी मेरी है, पद भी मेरा है और मकान भी मेरा है। इस सोच से बाहर आना चाहिए। अब ये 21वीं सदी का युवा भारत मेरा नहीं, सब कुछ देश का है, इस चीज पे विचार कर। लेकिन वो तो इसके ठीक उलट कहते हैं। वो कहते हैं कि कहां ये मेरा मकान है भैया, नेहरू गांधी परिवार ने तो अपनी पूरी संपत्ति देश के लिए दे दी। कौन सी संपत्ति? 3 मूर्ति भवन नहीं, सुनिए, आनंद भवन दिया था। पहले सवाल यह पूछिए कि अंग्रेजों के जमाने में इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की थी? भाई करोड़ों रुपए का आनंद भवन दे दिया, करोड़ों रुपए कमाए कैसे? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। लेकिन मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे। बहुत। अब यहां बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हमने एक किसी किताब में पढ़ा था, तो हम इसलिए एकदम दावा नहीं करते कि 1920 के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना की जो इनकम थी, वो बहुत बड़े वकील थे, 4000 रुपए पर डे थी उस जमाने में, और मोतीलाल नेहरू उनसे कहीं बड़े वकील थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उस जमाने में हजारों रुपए, मतलब उस जमाने का 4000 तो आज का 4 लाख से भी ज्यादा का हुआ, मतलब 40 लाख मान लीजिए, ये इतना फीस कौन पे करता था? भारत तो गरीबी और भुखमरी के दौर में था। हम तो बंगाल का फेमाइन झेल रहे थे, बाकी चीजें झेल रहे थे। तो मुकदमे किसके लड़ रहे थे? अंग्रेज बहादुर के, प्रिवी काउंसिल तक जाके मुकदमे लड़ते थे, या राजे महाराजों के। और इसीलिए आपको शायद पता हो, एक बड़ा फेमस शेर है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अकबर इलाहाबादी बड़े फेमस शायर और इलाहाबाद के ही थे, यानी आज के प्रयागराज के। उन्होंने ये माना जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी के लिए लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, हुक्काम कहते हैं ऑफिसर को, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में प्रदर्शन होता था और शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर होता था, तभी तो इतनी संपत्ति अर्जित हुई थी। लेकिन ये तो आरोप वो बकायदा अडानी के ऊपर लगाते हैं कि एकदम से इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली गई। अच्छा, जहां तक उन्होंने संपत्ति अर्जित करने की बात कहते हैं, तो हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। ये बताइए, पिछले 6 महीने में अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का। और राजस्थान सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए वो जमीन दी है सैकड़ों एकड़। माइंस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। अब आइए, पोर्ट्स में पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने दिया था, अब जो है केरल की सरकार ने दिया है, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी आते हैं। तो अब आप ये बताइए, अगर इतना गड़बड़ है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते भाई? एक तरफ कह रहे हैं शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है। भाई शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, किसने कहा? सेबी की बात पे मुझे भरोसा नहीं है, LIC की बात पे भरोसा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात पे भरोसा नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं। ठीक है, मान लिया। तो भाई अगर आपको उनके भरोसे से ऊपर अपनी जानकारी लग रही कांग्रेस पार्टी को, तो अपनी राज्य सरकारों को भी तो समझाओ। बस यही है, ऊपर ऊपर दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने राज्य में पीछे से इन्वेस्टमेंट लाना है। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि हमने ये जिक्र किया है, एक सवाल बार बार आता है। वो सवाल ये जो राहुल गांधी बार बार रखते हैं वो ये है कि कांग्रेस ये कहती है कि पकड़ना चाहिए था नीरव मोदी को, ललित मोदी को, आप राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। हाँ, जो आपने बात कही, ये जितने भी भ्रष्टाचार करके गए हुए लोग थे, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, 26 मई 2014 से पहले एक केस हो इनके खिलाफ तो बता दें। केस भी हमने रजिस्टर्ड किए, हमने मुकदमे दर्ज किए, इनकी संपत्तियां सीज की, इंग्लैंड तक जाके इंग्लैंड की सरकार पे दबाव बनाया। और आपको पता है, प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात बोली कल, 22,000 करोड़ रुपए की ऐसे लोगों की संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं। इनके जमाने में तो पासपोर्ट तक निकल के सब हो गया था। और अगर आपको याद हो, विजय माल्या का ऑफिशियल लेटर अवेलेबल है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनका सारा लोन रिजेक्ट कर दिया था, परंतु आपकी सिफारिश के कारण मुझे यह इतना लोन मिल गया। यह तो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, ईडी ने पिछले 9 साल में 1,10,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। तो कार्रवाई हमने की है और लुटाई उन्होंने की थी।